आज हम लोग देखेंगे, पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था कैपिटल बजटिंग क्या है और प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, कैपिटल बजटिंग अप्रेजल मेथड, कि कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं प्रोजेक्ट्स के, उनमें से कौन से प्रोजेक्ट को हम लोग चुने और कौन से प्रोजेक्ट को हम लोग ना चुने। तो हम लोग शुरू करते हैं। कैपिटल बजटिंग अप्रेजल मेथड। तो कुल मिलाकर के ये 4 तरह का अप्रेजल मेथड जो है हम लोगों के सिलेबस में है, जो कि हम लोग एक एक कर करके देखेंगे। सबसे पहला है हमारा पे बैक पीरियड मेथड। दूसरा जो हम लोगों को देखना है वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग कहते हैं ARR, इसको कहते हैं पे बैक पीरियड। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है, थर्ड है, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और लास्ट जो हम लोग को देखना है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो नेट प्रेजेंट को हम लोग कहते हैं NPV और इंटरनल रेट को कहते हैं हम लोग IRR। ये 4 है। तो पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हम लोग आज शुरू करते हैं पे बैक पीरियड मेथड। ये जो मेथड है पे बैक पीरियड मेथड, ये सबसे सिंपल है और ये कॉमनली यूज्ड मेथड है। कॉमनली यूज्ड मेथड, ये मेथड अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आसान भी है। ठीक है, इस मेथड में करना क्या है हम लोगों को, या पे बैक पीरियड होता क्या है। तो यहाँ पर है पे बैक पीरियड का मतलब हो गया कि द पीरियड in which capital invested in any project can be fully recovered, is termed as payback period। payback period मतलब ये हुआ वह पीरियड जितनों दिनों में आप जो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इन एनी प्रोजेक्ट कैन बी फुल्ली रिकवर्ड। वो जो आपने इन्वेस्ट किया, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, वो पैसा आप कितने दिनों में रिकवर कर पा रहे हैं, वो जो पीरियड है वो पीरियड ही कहलाता है क्या, पेबैक पीरियड। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए आपने लगाया है किसी प्रोजेक्ट में, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपका, सपोज कीजिए 5 लाख रुपया, और उस 5 लाख से आपको रिटर्न या इनफ्लो का बात करें हम लोग, तो वो कितना होता है आपको, तो यहाँ पर आपको 1 लाख मिलता है
फॉर 8 ईयर्स। आपने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है 5 लाख रुपया, वहाँ से आपको 8 सालों तक इनकम प्राप्त होगा और हर एक साल कितना रुपया मिलेगा आपको? 1 लाख रुपया। तो मतलब आपका जो लगाया हुआ 5 लाख रुपया है वो आपको रिटर्न मिलने में, आप वापस आने में आपको कितना समय लग रहा है? तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। सेकंड ईयर में भी कितना मिल जाएगा? 1 लाख रुपया। मतलब कुल मिला कितना हो गया यहाँ पे? 2 लाख। फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में और फिर फिफ्थ में जो है आपको कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका पे बैक पीरियड कितना हो गया? 5 ईयर। तो हम लोग 5 ईयर क्यों कह रहे हैं? 5 ईयर इसलिए कह रहे हैं पे बैक पीरियड, क्योंकि हमने जो पैसा लगाया है 5 लाख रुपया वो 5 सालों में मुझे फुल्ली रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए इसका हो गया पे बैक पीरियड कितना रुपया, कितना पे बैक पीरियड कितना साल हो गया? 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये पे बैक पीरियड क्या होता है? इसका मेरिट्स आप लोग देख लीजिएगा, इसका डिमेरिट आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका बेसिकली एग्ज़ाम में आता है तो प्रैक्टिकल ही आता है, लेकिन अगर थ्योरी पे क्वेश्चन आता है इसका पे बैक पीरियड मेथड क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका मेरिट्स बताइए, इसका डिमेरिट्स बताइए, तो कम से कम आप लोग इसको लिख सकें। तो इसका तो सबसे पहला तो मेरिट हो गया क्या? चलो यहीं पे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला मेरिट हो गया क्या इसका? ये सिंपल है और कॉमनली यूज मेथड है, सबसे आसान है, कॉमनली यूज किया जाता है। दूसरा है कि ये जो एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज मतलब ये कंसंट्रेट करता है इन लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव। लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव मतलब यह ध्यान देता है कि हमारा जो पैसा लगाया हुआ है कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट में, वहाँ से जल्दी क्या हो जाए, पैसा हमारा आ जाए, मतलब कम समय के लिए फंसा हो, इस चीज़ पे ये ध्यान देता है। ये यूज़फुल है हमारे अनसर्टेनिटी में, यूज़फुल इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा हम लोग को पता नहीं है। अगर हम लोग 50 साल का प्रोजेक्ट लगाते हैं, अब 50 साल में वो प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न करके बैठे हुए हैं कि इतना पैसा वहाँ से आ जाएगा, वो आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है उसका। तो इस केस में ये ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप उसी प्रोजेक्ट को चुनाव करते हैं जहाँ से आपका पैसा एकदम फास्ट रिकवर हो जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है? मेरिट हो गया इसका। अब अगर इसका डिमेरिट का बात करें, डिमेरिट, तो डिमेरिट तो सबसे पहला जो इसका डिमेरिट है यह है इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है? इग्नोर करता है। मतलब आज अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उसका भी वैल्यू 1 लाख रुपया है, आज से 4 साल के बाद भी 1 लाख रुपया कमाएंगे तो उसका भी वैल्यू 1 लाख ही रहेगा। ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। दूसरा जो इसका डेमेरिट हम लोग बोल सकते हैं कि ये इग्नोर करता है पोस्ट पे बैक पीरियड को। पोस्ट पे बैक पीरियड को ये क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग देख रहे थे कि 1 लाख रुपया जो है हम लोग को 8 साल तक मिलते रहेगा, यानी कि हमको कितना मिलेगा? टोटल 8 लाख रुपया मिलेगा। तो ये 8 लाख में 5 लाख तो अपना लगाया हुआ है, बाकी का 3 लाख रुपया है। तो ये बाकी का 3 लाख जो इनकम हो रहा है उसको वो ध्यान नहीं रखता। हो सकता है बाद में ये पैसा और हमको बढ़ जाए, 5 लाख से भी ज़्यादा इनकम हो जाए, तो वो इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये 2 डिमेरिट हम लोग जनरली इसका दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पेबैक पीरियड के मेथड को आधार बना करके किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे और कैसे रिजेक्ट करेंगे। तो ये हम लोग लिखते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। कब एक्सेप्ट करेंगे और कब
रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें दो तरह का सिचुएशन मिल सकता है। इफ़ देयर इज़ ओनली वन प्रोजेक्ट, अगर एक ही प्रोजेक्ट है तब हमारा जो पेबैक पीरियड है जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो अगर कम होगा डिटरमाइंड पेबैक पीरियड से, डिटरमाइंड बोलो या बोल लो क्या, स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड से, तब ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर मान लो पेबैक पीरियड हमारा ज़्यादा आ गया और हम लोगों ने सोच के रखा था कम, तब फिर वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि 3 साल में पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन 3 साल में पैसा वापस नहीं हो रहा। कैलकुलेट जब हम लोगों ने किया तो मालूम चला कि 4 साल में पैसा इसमें वापस होगा। तो क्या हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको, नहीं करेंगे। और अगर मान लो हम लोग जो 3 साल में पैसा वापस होगा, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जब उसका एस्टिमेट किया तो मालूम चला कि 2 साल 8 महीने में पैसा वापस हो जाएगा, तो रिजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। या 3 साल में भी होगा तो भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये फिर मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा है इफ़ देयर आर मोर देन वन प्रोजेक्ट, जब एक से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड वाला प्रोजेक्ट होगा, शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और बाकी को क्या कर देना था, बाकी को रिजेक्ट कर देना। तो ये क्राइटेरिया था कि किस क्राइटेरिया पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और कब प्रोजेक्ट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। सिंगल है तो भाई पेबैक पीरियड जो हम लोगों ने सोच के रखा, अगर उससे हमारा कम आ रहा है तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट होगा। और अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो जिसका भी शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। ये हमारा तरीका है एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिससे आपको सवाल आ सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक एक कर करके देखेंगे। वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बताऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग चलेंगे। सबसे पहला है कि व्हेन अमाउंट ऑफ एनुअल रिटर्न, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनफ्लो के नाम से जानते हैं, इज़ इक्वल, मीन्स हर साल जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो क्या है, इक्वल है। जैसे इसमें हम लोग देखा ना कि 5 लाख लगाया तो हर साल कितना मिल रहा है हम लोगों को, 1-1 लाख रुपए मिल रहा है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रोजेक्ट एंड डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ टैक्स इज नॉट गिवन। पहला तो इस तरह का सवाल मिल सकता है, नहीं आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाए पे बैक पीरियड, मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपका एनुअल रिटर्न जो है वो क्या है, इक्वल है, और उसमें आपको डिप्रिसिएशन भी नहीं दिया हुआ है और रेट ऑफ टैक्स भी नहीं दिया हुआ, तब तो सबसे सिंपल हो गया वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट
डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपको एनुअल इक्वल है, इसीलिए एनुअल इक्वल इनफ्लो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एक और नाम से आपको दे सकता है, वो नाम है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है आपको 80,000 और एनुअल इनकम बता रहा है आपको, एनुअल रिटर्न फॉर 5 ईयर्स, ये बता रहा कितना रुपया, 20,000 रुपया आपको 5 वर्षों तक मिलता रहेगा। तब आपसे पूछ रहा कि बताइए इसका पे बैक पीरियड क्या होगा, पे बैक पीरियड क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 80,000 और वार्षिक आपको कितना आय प्राप्त हो रहा है 20,000। तो 80,000 भागा 20,000 इज इक्वल टू 4 ईयर्स। मीन्स अगर आपको हर साल 20,000 रुपये का इनकम प्राप्त हो रहा है तो 80,000 रुपया प्राप्त होने में आपको कितना समय लगेगा, 4 साल का समय लगेगा। तो ये जो 4 साल का समय है यही क्या है, इसके लिए पे बैक पीरियड है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को और थोड़ा सा हाई करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि रिटर्न इक्वल है लेकिन डिप्रिसिएशन और टैक्स दिया हुआ नहीं है। अब हम लोग आगे दूसरा सवाल देखते हैं, इसी तरह का थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें। और हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में करते हैं कि एनुअल जो इनफ्लो है वो इक्वल है बट डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ टैक्स इज गिवन। अब यहाँ पर क्या, ये तो सेम है, इक्वल ही है, लेकिन डिप्रिसिएशन और टैक्स मैंने क्या किया है, इस बार दे दिया। यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन हो और पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा हो तो फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके कैलकुलेशंस में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। लेकिन इस बार जो हम लोग एनुअल कैश इनफ्लो निकालेंगे ना वो चेंज होगा। उसको कैलकुलेशन करने का तरीका है, ये तरीका है पैट प्लस डिप्रिसिएशन। एनुअल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू क्या होता है, पैट प्लस डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें ऐड कर दो क्या, डिप्रिसिएशन। पैट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ऐड कर देंगे क्या, डिप्रिसिएशन। तब मेरा आएगा एनुअल कैश इनफ्लो, क्योंकि इस बार हम लोग को टैक्स भी दिया हुआ है और डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन इसके लिए हम लोग बना लेते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। मान लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है आपको 20 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपको प्रॉफिट, यही आपका रिटर्न है आफ्टर टैक्स। यह है प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स एट द रेट ऑफ 50% इज ₹3 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट आपको दिया हुआ कितना, 3 लाख रुपया बिफोर टैक्स है और आफ्टर डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन इस पर घटा चुके हैं, टैक्स लेकिन अभी घटाए
नहीं, आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन निकालेंगे अभी हम लोग। आपको निकालना है पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला में आ जाइए। और फॉर्मूला लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। लेकिन ये एनुअल कैश इनफ्लो आपको कैलकुलेट, ये तो मालूम है आपको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मालूम है 20 लाख रुपया, लेकिन ये अभी आपको पता नहीं है, ये पता नहीं है, ये आपको वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग करते हैं हम लोग। हम लोगों को दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डिप्रिसिएशन 3 लाख रुपए। हमको क्या चाहिए? सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें लेस कर दीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। तो 3 लाख का 50% 1.5 लाख रुपया चला गया, ये बच गया हमारा 1.5 लाख। ये हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो हम भूल गए ना, ये दे देते हैं यहाँ पे। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 12.5%। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मान लो 12.5% है, तो ऐड कर दो 12.5% के हिसाब से। अब ध्यान ये रखोगे यहाँ पे कि डिप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे निकलेगा और किसी दूसरे चीज़ पे नहीं। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है हमारा 20 लाख, तो 20 लाख का 12.5%, ये हो गया 12.5 दूना, ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपया। तो ये आ गया कुल मिला करके 4 लाख रुपये। ये था पैट, इसमें ऐड कर दिए हम लोग डिप्रिसिएशन, तो ये आ गया हमारा एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो आ गया 4 लाख रुपये। विजिबल है सारा कुछ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स 3 लाख रुपया, लेस कर दिए टैक्स 50% 1.5 लाख, बच गया पैट 1.5 लाख रुपया। ऐड कर दिए डिप्रिसिएशन 20 लाख का 12.5% 2.5 लाख रुपया। कुल मिला करके आ गया हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो 4 लाख रुपया। अब इस 4 लाख को हम लोग यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो ये हो गया 4 × 25 20। तो हमारा पे बैक पीरियड आ गया 5 ईयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें एक और है, देखते हैं। तीसरा जो है इसमें वो है कि व्हेन एनुअल रिटर्न इज अनइक्वल या अनइवन, बराबर नहीं है। कहने का मतलब अभी हम लोग 2 सवाल देखें। एक में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा इनकम था वो 20,000 रुपया था हर साल। दूसरे वाले में देखा हम लोगों का इनकम जो था वो हर साल 4 लाख रुपया था। तो क्या ज़रूरी है कि इस साल अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो अगले साल भी 1 ही लाख कमाएंगे, उसके बाद भी 1 ही लाख कमाएंगे, उसके बाद भी? ये ज़रूरी तो नहीं है बिल्कुल। हो सकता है इस साल 1 लाख मिला, हो सकता है अगले साल कितना हो 80,000 मिले, फिर हो सकता है मान लो कि 17,000 मिले, फिर 50,000 ही मिले। तो ये इवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर इन अनइवन है उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस केस में आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तरीका जो अभी तक हम लोग बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसके मदद से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, एक एग्जांपल। मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपको दिया हुआ है 25,000 रुपये। और कैश इनफ्लो दिया हुआ है, कैश इनफ्लो
फॉर 6 ईयर्स आपको दिए हुए हैं। तो वो क्या क्या हैं? पहला साल आपको मिल रहा है 5,000, दूसरा साल आपको मिल रहा है 8,000, फिर मान लो मिल रहा है 10,000, फिर मान लो मिल रहा है 12,000, फिर मान लो मिल रहा है 7,000 और लास्ट में मिल रहा है मान लो 3,000 रिस्पेक्टिवली। तब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट पे बैक पीरियड, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग इसको जल्दी से। कॉलम बनाएंगे आप 3 कॉलम। पहला कॉलम ईयर का, इसके बाद का कॉलम रहेगा आपको कैश इनफ्लो का, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे आप क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी और सीएफ का बनाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही है। तो 6 साल है आपको 1 2 3 4 5 और 6। कैश इनफ्लो है आपका पहला 5,000, फिर है 8,000, फिर है 10,000, फिर है 12,000, फिर है 7,000 और फिर है 3,000। तो सीएफ क्यूमुलेटिव निकाल लीजिए इसको जल्दी से। 8,000, 5 13,000, 10 23,000, 12 35,000, 42,000 और 3 45,000। आपने इन्वेस्ट किया कितना? 25,000। तो 25,000 पाने में आपको कितना दिन लग रहा है? तो 25,000 रुपये निकालने में आपको कितना दिन लगेगा? तो आप यहाँ पर देखिए कि 3 साल में जा कर के आपको 23,000 रुपये निकल रहा है और चौथे साल के अंत में वो कितना हो जाता है? 35,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल तो आपको कम से कम लगना ही है, प्लस कुछ और दिन लगना है जिसमें आपको 2,000 रुपये कमाना होगा। यहाँ पर आपको 2,000 रुपये घट रहा है 25 होने में। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला सेट करना पड़ेगा। वो फार्मूला आप कुछ इस तरह से निकालेंगे कि पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर तो आपको लगना ही लगना है 23,000 रुपये कमाने में। उसके बाद आपको और 2,000 रुपये और कमाने में कितना दिन लगेंगे, यही चीज़ हो गया। तो जस्ट नेक्स्ट ईयर में आप देख लीजिए 12,000 रुपये कमा रहे हैं एक साल में, तो 2,000 कमाने में कितना दिन लगेगा। तो आप इसको एक फार्मूला भी बना सकते हैं। ये आपको हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 12। तो ये 0 0 कटा, 12 12 कट गया, यहाँ पे आ गया आपको 2, तो ये आ गया 3 ईयर प्लस 2 मंथ, तो ये हो जाएगा 3 ईयर 2 मंथ आपका आंसर ये। अब ये 2 मंथ कैसा है? आप सोच रहे मैं सब तो जल्दी से कर दिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। यूनिटरी मेथड से हम लोग बना सकते हैं इसको किस तरह से? आप एक तरफ लिखिएगा इनकम और एक तरफ लिखिएगा मंथ। तो इनकम है आपका कितना? 12,000। कितने महीनों में? 12 महीनों में। आपको इनकम चाहिए कितना? 2,000। कितनों महीने में? वही तो निकालना है आपको। तो मंथ इज इक्वल टू 2,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12,000। इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ ले जाकर के क्या किया है? पुटअप कर दिया है, तो जाकर के आंसर मेरा आ गया है 3 ईयर 2 मंथ। ठीक है, ये हम लोग अभी सिंपल क्वेश्चंस देख रहे थे जहाँ पर हम लोगों को केवल एक ही प्रोजेक्ट मिल रहा था। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हों, उसमें इवैल्यूएट करना हो कि कौन सा क्या है, कौन से को चूज़ किया जाए, किसको चूज़ ना किया जाए। इसके अलावा ये जो हम लोगों ने देखा सिंपल पे बैक पीरियड मेथड देखा, जहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान नहीं रखा जाता है। एक और हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, जहाँ पे टाइम वैल्यू को भी ध्यान में रखा जाता है। तो वो सारा चीज़ जो है हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए और यहाँ तक आप अपना प्रैक्टिस करके रखिए। यहाँ तक में किसी भी तरह का अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रहा हो, चाहे थ्योरी में चाहे क्वेश्चंस में, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको दूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।